जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हितेंद्र सिंह शक्तावत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, जो हेडलाइन है वो आपने पढ़ ली होगी और आपको पता है कि ये पंचायती राज्य का पहला लेक्चर है। दोस्तों, ये पहले के साथ में शेर की वो छलांग है जिससे शेर थोड़ा सा 2 कदम पीछे लेता है। ये लेक्चर अगर आपने बिल्कुल आराम से ध्यान से देख लिया तो आने वाले समय में आपको पंचायत राज्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हर टॉपिक समझ में आएगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि शिवराज सरकार या मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट आने वाले कुछ महीनों में फरवरी, मार्च या अप्रैल में पटवारी का एग्ज़ाम कराने वाली है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि पटवारी का सिलेबस क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, पटवारी के सिलेबस में कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर आता है 20 नंबर का, जो कि आपको इस चैनल पे पूरी तरीके से कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर 20 नंबर का आता है और कंप्यूटर आपको इस चैनल पर अच्छे तरीके से उपलब्ध होगा। दूसरा दोस्तों, इस पे आता है आपका हिंदी पटवारी में, और पटवारी में हिंदी भी 20 नंबर का आता है। उसके बाद दोस्तों, पटवारी के अंदर आता है आपका पंचायती राज प्लस ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी रूरल इकोनॉमी, और ये भी 20 नंबर की आती है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका मैथ प्लस रीजनिंग, और ये भी कितने नंबर की आती है, तो ये भी 20 नंबर की आती है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका 500 जो टॉपिक होता है वो होता है दोस्तों आपका जीके। इसके अंदर आपको पता है एमपी जीके का वर्ड टेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 7 से 8 नंबर का, और ये पूरा होता है 20 नंबर का। तो इस पूरी क्लास के अंदर आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्यूटर इतना अच्छे से कि आप लोगों के पटवारी की एग्ज़ाम में 17 से 18 नंबर इस सिर्फ वीडियो देखने से ही बन जाएंगे कंप्यूटर के। पर इसको आप टाइम पास की तरह मत देखिए, आप बाकायदा कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि पंचायत राज सिस्टम के प्रॉपर नोट्स, कंप्यूटर के प्रॉपर नोट्स, जीके के प्रॉपर नोट्स और हिंदी के प्रॉपर नोट्स मैं आपको बनवा के दूंगा। अब सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर हिंदी 20 नंबर की आती है, जो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आपको पंचायती राज रूरल इकोनॉमी आता है, वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। जीके आता है, वो भी 20 नंबर का, वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल पर जो उपलब्धता नहीं होगी वो गणित की रहेगी, और आपकी मांग रही तो मैं गणित के एक अच्छे अध्यापक को लेके आऊँगा और इस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा, मतलब आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा। अब दोस्तों, आप लोगों को पता है सिलेबस तो मैंने आपको समझा दिया है, और 90% लोगों को सिलेबस पता भी होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पंचायती राज। पंचायती राज्य में शुरू करने वाला हूँ। पंचायती राज्य को अन्य किस नाम से जानते हैं, ये पहला प्रश्न बन गया है। पंचायती राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो उसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी जो स्थान है उसी का शासन। आपका शासन तो आपका खुद का शासन, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज सिस्टम को, राज यानी क्या होता है, राज जो यहाँ पर लिखा हुआ पंचायती राज, तो इस राज का शब्द क्या होता है, इसका अर्थ भी होता है दोस्तों शासन करना, किसी पर राज करना, शासन करना। नगर निगम शासन, राज्य सरकार शासन, पंचायत राज, पंचायती राज यानी कि पंचायत की एक हुकूमत। अब पंचायत की हुकूमत में कोई माउंट बेटन तो आके सरपंच बनेगा नहीं, खुद का व्यक्ति ही सरपंच बनेगा। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है कि ये कैसे इसने अपने भारत में पैर पसारे, क्या क्या इसमें तकलीफें आई, क्या क्या इसमें दिक्कतें आई है, वो आप लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। सबसे मेन चीज़, आप हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में पंचायती राज्य और लिख लीजिए 1882, 1882। अब आपके मन में थोड़ा सा ख्याल आ रहा होगा कि 1882 में तो सर ऐसी बात तो प्राचीन भारत में भी पंचायती राज सिस्टम था थोड़ा बहुत, आप वहाँ से क्यों नहीं चालू करते हैं, आप मौर्य काल से क्यों नहीं चालू करते हैं। दोस्तों, मैं उस पर भी जाऊँगा, पर अभी मैं जा रहा हूँ 1882 पर। आपको पता है 1947 में वी गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। हम अंग्रेज़ों के स्लेव हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, हमें ज़बरदस्ती गुलाम बनाया था। पर 15 अगस्त 1947 के पहले यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत का राज था। उसके बाद तो हमको आज़ादी मिल गई और जैसे जैसे अपने अपनी संविधान बना लिया, सरकारें बना ली, मंत्रिमंडल बना लिया, सब चीज़ कर ली। अब आपको पता है कि 1882 ये वो समय था जिस समय भारत में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन, कैसे समझे इसको, जिसने पहली बार अगर ये नाम सुना है कि लॉर्ड रिपन क्या होता है, लॉर्ड वेलेजली क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या होता है, इस चीज़ को कैसे समझा जाए, बहुत सिंपल है। आज जो पूरे भारत को चला रहा है या फिर भारत को शासन कर रहा है, तो वो अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है।
वो इलेक्ट हुए हैं, आप लोगों ने उनको चुना है, आप लोगों ने सांसदों को चुना, सांसदों ने अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री कहलाए। तो 15 अगस्त 1947 के पहले, जैसा कि मैंने कहा था, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अपना शासन चलाने के लिए अपना एक उच्च अधिकारी कुछ समय के लिए भारत में भेजकर उस पर व्यापार करना, शासन करना, नीति लागू करना, ये सब चीज़ें करा करते थे। ये पूरा सिलसिला चला रॉबर्ट क्लाइव से, और बीच में एक व्यक्ति आया, उनके नाम था 1880 में जो भारत के गवर्नर जनरल बने, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, जितने भी गवर्नर जनरल थे भारत के, उन सब गवर्नर जनरल में से लॉर्ड रिपन एक सज्जन पुरुष हुआ करते थे, अच्छे व्यक्ति। अच्छे व्यक्ति क्यों हुआ करते थे लॉर्ड रिपन? क्योंकि देखिए आप, लॉर्ड रिपन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जनगणना कराई। गलत। क्या लॉर्ड रिपन के पहले भारत में जनगणना नहीं हुई थी? हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम पे भी भारत में जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई। यह आप लोगों को पता है, सन 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई। यह आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में ज्ञात है। इन्होंने भारत के लिए अच्छे ही काम करे हैं। उसमें से सबसे अच्छा काम जो पंचायती राज सिस्टम के लिए जाना जाता है, वो लॉर्ड रिपन का कौन सा कार्य है? वो है दोस्तों जिला बोर्ड का गठन करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मानते हैं कि ये क्या है अपना, ये अपना एक प्रकार से भारत है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो होता था वो कौन सा होता था दोस्तों? बंगाल प्रांत। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा प्रांत कौन था भैया? बंगाल प्रांत था। मान लेते हैं कि भारत, इस भारत में क्या था, जब 1882 में आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, ये सब किसमें हुआ करता? अखंड भारत 1882 में हमारे पास हुआ करता था अगर देखा जाए तो। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बंगाल प्रांत सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। भारत की राजधानी, जैसे कि आपको पता है कि उस समय कलकत्ता थी, कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। जितने भी गवर्नर उसके पहले आए, तो गवर्नर जनरलों ने क्या करा? गवर्नर जनरलों ने सबसे पहले ये किया कि सारी पावर्स एक जगह पर थी, यानी कि कलकत्ता में हुआ करती थी। कलकत्ता में सारी, बिकॉज कहाँ बैठते थे वो सारे गवर्नर जनरल? कलकत्ता में बैठते थे। अब ये पूरा भारत, इतना बड़ा राष्ट्र, और सारी प्रॉब्लम सुनने के लिए कहाँ पर जाते थे व्यक्ति? तो वो जाते थे आपके कलकत्ता के अंदर जाते थे। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, लॉर्ड रिपन आए, और लॉर्ड रिपन आते से क्या करा उन्होंने? लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड का गठन किया 1882 में। 1880 में लॉर्ड रिपन आए भारत के गवर्नर जनरल बन के। 1881 में उन्होंने बोला कि अच्छा जनगणना चल रही है, तो जनगणना बताइए अगली बार कब होगी? बोले अगली बार तो पता नहीं है। लॉर्ड मेयो आए, उन्होंने जनगणना कराई। अगली बार उन्होंने यही नहीं बताया कि जनगणना कब होगी, सेंसस कब होगा। बोले नहीं, 1881 में आप जनगणना कराइए और एक नियम बनाइए कि हर 10 साल के अंदर जनगणना होगी। तो नियमित जनगणना के दाता कौन कहलाए? लॉर्ड रिपन। अगले ही वर्ष उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे पंचायती राज सिस्टम की एक नींव है। हम इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं आज पंचायती राज्य को। बहुत सारे मैं इसके अंदर लेक्चर्स लेके आऊँगा, और यहाँ से आपका पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट होता है। तो आप कॉपी में डाल दीजिए पंचायती राज और लिख दीजिए 1882, और ये लिख दीजिए 1882 के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? जिला बोर्ड का गठन कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? जिला बोर्ड का गठन कर दिया। अब जिला बोर्ड का गठन कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये एक प्रकार से आपकी पावर का क्या है? ये केंद्र है। ये क्या है आपका? ये आपकी शक्तियों का केंद्र है। यहाँ लॉर्ड रिपन बैठा हुआ और शक्तियाँ बिल्कुल उसके पास पावर्स है। कुछ भी दिक्कत हो रही है भारत के अंदर, गाँवों में दिक्कत हो रही है, शहरों में दिक्कत हो रही है, सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं भैया? कलकत्ता में जा रहे हैं। जहाँ पर पावर बैठी हुई है, शक्ति बैठी हुई है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई दोस्तों? शक्तियों का केंद्रीकरण, पावर्स का सेंट्रलाइजेशन। एक जगह पर सारी शक्ति आ गई, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सॉरी। तो उसने क्या करा लॉर्ड रिपन ने कि शक्तियों का केंद्रीकरण करके, मतलब लॉर्ड रिपन ने बोला कि यार ये तो गलत है, सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो क्यों ना इस्लामाबाद, लाहौर, भोपाल, इंदौर, आपका जबलपुर, जितने बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, तो इन शहरों में, जिले तो पहले थे नहीं, ये पूरे शहर हुआ करते थे, तो इन शहरों में क्या कर दिया? जिला बोर्ड का गठन करके एक एक अंग्रेजी अधिकारी, दो दो अंग्रेजी अधिकारी, तीन तीन अंग्रेजी अधिकारी वहां पर नियुक्त कर दिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? जिला बोर्ड का गठन हो गया। तो ये शक्तियाँ जो थी, ये शक्तियों का क्या हो गया दोस्तों? बंटवारा हो गया, या हम इसे बोलेंगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, या पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया।
पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड का गठन करके बनाया। काम हल्का हो गया लॉर्ड रिपन का। तो लॉर्ड रिपन आया, लॉर्ड रिपन ने बोला भैया क्या चल रहा है, बोले सब जनगणना कर रही है अभी हाल ही में 1872 में। बोले बढ़िया है, जनगणना कर रही है, अगली बार कब होगी, बोले अगली बार का तो पता नहीं है। तो अगली बार जनगणना कब होगी ये नहीं मालूम, नहीं फिर से जनगणना कराओ। तो 1881 में जनगणना हुई और 1881 की जो जनगणना थी उसको नियम बना दिया, नोट लिख दिया गया भाई हर 10 साल के अंदर होगी। 1882 में आए, 1882 में आकर उन्होंने क्या बोला कि जिला बोर्डों का गठन करो और जिला बोर्डों का गठन करके शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दो, शक्तियों का क्या कर दो, बंटवारा कर दो। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया। तो जिस स्थान पे एग्जाम्पल के तौर पे लाहौर है, लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था, तो लाहौर में कुछ दिक्कत हो रही थी तो वहां पर उसका अधिकारी बैठा हुआ था जिला बोर्ड में, एक कलेक्टर के माफी का अधिकारी बैठा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम्स को सुन रहा है, सिंपल सी बात है। तो जिला बोर्ड से क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो गई। और ये स्थानीय स्वशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आप लोग पढ़ते हो स्थानीय स्वशासन के जनक किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। अब आराम से अपन आप कॉपी में डाल दीजिए पंचायती राज्य, नीचे लिख दीजिए 1882। सन 1882 में लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए जिला बोर्डों का गठन 1882 में किया, जिसके तहत उन्होंने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, जिसके तहत उन्होंने शक्तियों क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है, बहुत अच्छी चीज हो गई है। इसीलिए अब जो स्थान पे प्रॉब्लम है, मान लो लाहौर पे प्रॉब्लम है भैया, इंदौर प्रॉब्लम है, तो वहां पर जिला बोर्ड का गठन है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां पे अपने आप ही प्रॉब्लम चल रही है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाए, स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाए आपके लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छा काम किया। जितने अच्छे ये थे उतने बुरे फिर लॉर्ड कर्जन भी थे, आने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। जैसे ही लॉर्ड कर्जन आए दोस्तों, ये जिला बोर्ड को क्या कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया था लॉर्ड रिपन ने, जिला बोर्ड का गठन 1882 में करके लॉर्ड कर्जन जैसे ही आए शक्तियों का पुनः केंद्रीकरण कर दिया, यानी उसने किसको खात्मा कर दिया, जिला बोर्ड का खात्मा कर दिया। बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसने बोला नहीं यार पावर्स क्या है, बोले लॉर्ड रिपन आए थे, जिला बोर्ड का गठन किया है, स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाए, बढ़िया काम हो गया, बोले खत्म करो इसको, लॉर्ड लेने का ही नहीं है, जिला बोर्ड खत्म करो और सारी शक्तियां वापस आओ। तो शक्तियों का पुनः केंद्रीकरण किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। शक्तियों का सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। उस समय गवर्नर जनरल के साथ साथ में एक पोस्ट और हुआ करती थी, भारत सचिव की पोस्ट। और भारत सचिव उस समय हुआ करते थे लॉर्ड विस्काउंट, डिस्काउंट नहीं बोला है यहाँ पर विस्काउंट बोला है, बहुत आराम से लेना, ठीक है। तो लॉर्ड विस्काउंट जो थे वो भारत सचिव हुआ करते थे। उसने बोला कि नहीं, अब ये जो विकेंद्रीकरण जो वापिस किया है कर्जन ने ना, ये आम लोगों और सरकार के बीच में बढ़ती खाई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल गया। ये कथन किसका था कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया आम लोगों और सरकार के बीच में गहरी खाई है, ये कथन था लॉर्ड विस्काउंट का। अब स्टार्टिंग से देखो आप, सन 1882 में भारत शासन में जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। आपने 1882 में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए जिला बोर्ड का गठन किया। 1907 के आसपास या 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जिला बोर्ड को खत्म कर दिया और पुनः शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया। जब लॉर्ड कर्जन ऐसा कर रहे थे तो उस समय भारत के सचिव जो थे वो थे लॉर्ड विस्काउंट। ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कि भारत सचिव यहाँ पर कौन थे, तो लॉर्ड विस्काउंट हुआ करते थे, डिस्काउंट नहीं विस्काउंट। और विस्काउंट ने क्या बोला कि ये जो केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई ना लॉर्ड कर्जन ने, ये गहरी खाई है आम लोगों और सरकारों के बीच में। और एक कथन आएगा कि भैया आम लोगों और सरकारों के बीच में गहरी खाई है ये केंद्रीकरण। और ये कथन किसका है, लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने बोला ये नहीं चलेगा। रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, यानी कि शाही विकेंद्रीकरण आयोग, रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन भारत सचिव विस्काउंट ने 1907 में किया। 1907 में क्या हुआ कि भारत सचिव विस्काउंट ने शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कर दिया। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया, तो उसका प्रेसिडेंट बनाया दोस्तों आपके चार्ल्स हाव हाउस को प्रेसिडेंट बनाया, यानी कि अध्यक्ष बनाया।
पिक्चर समझ में आ गई है। अब प्रश्न आएगा शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किसने किया? तो भैया गठन किसने किया है? भारत सचिव विस्काउंट ने। आम लोगों और सरकारों के बीच ये जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया है, ये गहरी खाई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो आपका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड विस्काउंट। जिला बोर्ड को खत्म किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। जिला बोर्ड को लेकर कौन आया था? तो लॉर्ड रिपन आया था, ठीक है ना। चार्ल्स हाउस कौन थे? तो ये शाही विकेंद्रीकरण आयोग के अध्यक्ष थे। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ये पिक्चर समझ में आ चुकी है आप लोगों को, एक एक पॉइंट तरह से आगे बढ़े। 1907 की बात थी जब ये हुआ था। भी अपने लोगों को भी लगा कि यार चलो बढ़िया है, स्थानीय स्वशासन चल रहा है, ऑलरेडी भैया एक गवर्नर जनरल लेके आ रहे हैं जिला बोर्ड, कुछ गवर्नर जनरल आ गए जिन्होंने खत्म कर दिया जिला बोर्ड को। पर 1907 में भैया भारत सचिव खुद सोच रहा है कि नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो केंद्रीकरण है ये आम लोगों और सरकार के बीच में एक बड़ी खाई है। उसने फिर एक खुद ने आयोग बना दिया, शाही विकेंद्रीकरण आयोग। शाही विकेंद्रीकरण आयोग बना दिया, उसके अध्यक्ष बना दिया चार्ल्स हाउस को। चार्ल्स हाउस को बना दिया अध्यक्ष। महात्मा गांधी की एंट्री यहाँ पे ही 14 फरवरी 1916। 14 फरवरी एक पवित्र दिन है, आपको पता है क्यों है? 14 फरवरी 1916 को मद्रास में महात्मा गांधी ने सबसे पहले मांग करी। और मांग किसकी करी दोस्तों? ग्रामीण स्वराज की। अब ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि ग्रामीण स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। कहाँ करी महात्मा गांधी ने? तो मद्रास में करी। कब करी महात्मा गांधी ने? 14 फरवरी 1916 में करी। ग्रामीण स्वराज की मांग कर दी भाई साहब ने आके। बोले नहीं आना चाहिए तो ग्रामीण स्वराज आना चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से करी अपन लोगों ने? स्टार्टिंग करी अपन लोगों ने दोस्तों 1882 से। पंचायती राज यानी पंचायतों का राज होना चाहिए, उनको शासन होना चाहिए, इसलिए स्थानीय स्वशासन भी बोल सकते हैं पंचायती राज्य को। सिंपल सी बात है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड का गठन करके स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया। और जिला बोर्ड का गठन करके उसने यहाँ पर एक प्रकार से सभी जिलों में अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त किया, स्थानीय समस्याओं को खत्म किया। 1905 के आसपास आए आपके लॉर्ड कर्जन, बोला नहीं होना चाहिए ये, तो उसने क्या कर दिया? जिला बोर्डों का खात्मा कर दिया। लॉर्ड रिपन ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, तो लॉर्ड कर्जन ने जिला बोर्ड को खत्म करके शक्तियों का पुनः केंद्रीकरण कर दिया। और उस समय भारत के सचिव कौन हुआ करते थे? भारत सचिव विस्काउंट। और भारत सचिव विस्काउंट ने क्या बोला कि ये जो लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया है ना, केंद्रीकरण की प्रक्रिया, ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती किसकी है? ये गलती है भैया कि आम लोगों और सरकारों के बीच में गहरी खाई है। ये उसके वर्ड्स थे। और ये कथन पूछ लेगा आप लोगों से कि ये किसने बोला कि आम लोगों और सरकारों के बीच में ये केंद्रीकरण की प्रक्रिया गहरी खाई है? तो ये लॉर्ड विस्काउंट जो उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे, ये उनका एक कथन था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1907 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग, रॉयल डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन की स्थापना करी। अध्यक्ष किसको बनाया? तो अध्यक्ष बनाया चार्ल्स हाउस को। 1907 में महात्मा गांधी ये पूरी पिक्चर को देख रहे थे। 14 फरवरी 1916 में मद्रास में महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वराज की मांग कर दी। ये यहां तक जो पिक्चर है उसको समझ लो आप लोग, पूरी दिमाग में स्टोरी बना लो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया देखते हैं कि 1916 में महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वराज की मांग करी। 14 फरवरी 1916 को मद्रास में आपकी ग्रामीण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। भारत शासन अधिनियम बहुत बढ़िया 1919, उसको अन्य किस नाम से जानते थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब ये प्रश्न भी 9 दिसंबर 10 दिसंबर और 2017 में मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्या पूछ लिया? सिर्फ इतना पूछ लिया कि भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये सिंपल सा प्रश्न डाल दिया। क्यों लेके आए भाई? और भी बहुत सारे कारण हैं, आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है। अपना यहाँ पर पंचायती राज्य में इसको कैसे पढ़े? अपने महात्मा गांधी ने क्या करा? मद्रास में आपके ग्रामीण स्वराज की मांग कर दी। भारत शासन अधिनियम 1919, 1916 से 1919, 16, 17, 18, 19, लगभग 3 साल के बाद क्या करा इन्होंने? भारत शासन अधिनियम 1919 लेके आए, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाने लगा। निम्नलिखित में से किसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ
इसके तहत क्या हुआ, बहुत बढ़िया, पंचायती राज के मामले, क्या बोला मैंने, पंचायती राज के मामले, जितने भी मैटर्स थे पंचायती राज्य के, अभी तक किसके पास थे, केंद्र के पास। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पंचायती राज संबंधित मामले किसको हस्तांतरित कर दिया गया, तो वो कर दिया गया दोस्तों प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया। किसको कर दिया गया, प्रांतों को, प्रांत यानी राज्यों को, राज्य यानी आपका स्टेटों को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, इस अधिनियम के तहत पंचायती संबंधित मामलों को राज्यों या प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया। सिंपल सी बात है, जिसके तहत 8 प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया। अभी आप तुम संभालो, तुम बनाओ कानून, तुम जानो, हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रांतों ने बोला ठीक है, तो 8 प्रांत आ गया है, उसमें से 6 प्रांत लगभग मैंने यहाँ लिखे, महत्वपूर्ण 6 प्रांत में लिखे। भारत शासन अधिनियम 1919 पंचायती राज मामले सारे प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए, 8 राज्यों ने इसको अपना लिया। उसमें से कुछ राज्य क्या लिखे मैंने आपको, देखो, बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम कब पारित हुआ, ये प्रश्न आएगा, कब पारित हुआ, स्वायत्त यानी कि स्वशासन अधिनियम 1919, ठीक है। बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम 1920, ये नहीं भूलना है आप लोगों को। इस वीडियो को आप बार बार देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम 1919, बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम 1920, बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, केंद्रीय प्रांतीय एवं बिहार पंचायत अधिनियम 1920, मद्रास पंचायत अधिनियम 1922 और असम स्वायत्त शासन अधिनियम 1925। यानी कि ये 6 राज्य, वैसे तो 8 राज्य आए थे मगर महत्वपूर्ण यही है। सिंपल सी बात है ना भाई। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पंचायती संबंधित मामलों को पहले केंद्र के पास थे, अब केंद्र से लेकर किसको दे दिए, राज्यों को दे दिए। और जिसमें 8 राज्य आगे आए, उसमें से इंपॉर्टेंट कौन से भैया, 6 राज्य इंपॉर्टेंट है। आराम से, बिल्कुल लो लेवल पढ़ो आराम से, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 आया। आपको पता ही है भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पंचायती संबंधित मामलों को विधायी सूची में शामिल कर दिया गया। पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पंचायती संबंधित मामलों को प्रांतों में शामिल किया, जिसके तहत कुछ प्रांतों ने यहां पर स्वायत्त अधिनियम पारित किया या स्वशासन अधिनियम पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पंचायती संबंधित मामलों को विधायी सूची में शामिल कर दिया गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पूरी पिक्चर अपन ने समझ ली यहाँ पर। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर विधायी सूची में शामिल कर दिया, बहुत अच्छी चीज कर दी है। अब ये कौन सा साल है, ये जो साल है ना, ये साल कौन सा है, 1935, बहुत बढ़िया। अभी हमको जाना कहाँ है, अभी हमको जाना है 1948 तक जाना है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, उसने बोला अच्छा 1919 ने क्या करा, जितने भी प्रांत संबंधित मामले थे वो केंद्र से निकालकर प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए। 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पंचायती संबंधित मामलों को विधायी सूची में शामिल कर दिया गया। ये लफ्जों पे जाना आप, क्योंकि प्रश्न यही गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। आप 1919 ला के आ जाओगे, आपको यह गया कि पंचायती संबंधित मामले विधायी सूची में कब शामिल कर दिया गया, तो आप 1919 मत लगाना। आंसर क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 पंचायती संबंधित मामलों को आपके राज्यों को कब हस्तांतरित कर दिया, 1919 के तहत। यही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब सबसे मेन जो चीज है वो अपन देखते हैं कि 1948 में हमारा देश आजाद हुआ और ये 1935 चल रहा है, तो यहाँ पर और मेन चीज क्या होगी, सिंपल सी बात है कि गांधी जी का एक पत्रिका चलती थी, उसका नाम क्या था, हरिजन पत्रिका। उसके एक अंक में 28 जुलाई 1946 को 28 जुलाई 1946 को हरिजन नामक पत्रिका के एक अंक में गांधी जी ने एक लेख लिखा, और लेख का शीर्षक क्या था कि स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। स्थानीय स्तर से उनका मतलब था ग्रामीण स्तर से। स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए, ये आपके हरिजन के एक अंक में महात्मा गांधी ने लिखा 28 जुलाई 1946 में। पंचायत राज सिस्टम या ग्रामीण स्वराज,
ग्रामीण का स्वराज। भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ हुआ करते थे। ऐसा क्यों? भीमराव अंबेडकर जी का मानना ऐसा था कि पंचायत राज सिस्टम अगर आता है तो ये समाज के बड़े वर्गों तक सीमित रह जाएगा, ये निम्न वर्गों तक नहीं पहुंचेगा। ये भीमराव अंबेडकर का मानना था। वो सभी को ज्ञात है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर जी को ये लगता था, तो वो सही भी लगता था, क्योंकि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन लोग। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और अगर अपन देखें कि संविधान सभा की पटल पर गांधीवादी जो एक प्रकार से मॉडल प्रस्तुत किया, तो वो किसने प्रस्तुत किया? गांधी जी के एक स्टूडेंट ने, एक शिष्य ने। उसका नाम क्या था? श्रीमन नारायण। उसने क्या करा भैया? उसने सिंपल सी एक बात बोल दी यहाँ पर कि गांधीवादी मॉडल को लागू करना चाहिए, पर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रबल दावेदार इसके खिलाफ था। भीमराव अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे, तो उसको क्या कर दिया गया? उसको कैंसिल कर दिया गया। अब आपको पता है कि 1948 में 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ? हमारे महात्मा गांधी शहीद हो गए। आपको पता है उनको गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम मनाते हैं शहीद दिवस। अच्छा, एक दिवस और मनाते हैं 30 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, लिख लीजिए आप लोग। 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस। 1948 में महात्मा गांधी का देहांत हो गया। 1948 महात्मा गांधी का देहांत हो गया। 1949 में कुछ भी नहीं हुआ। 1950 भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। 1950 में भारत का संविधान हुआ, बनके तैयार हो गया। गांधी जी तो शांत हो गए थे। 2 साल के बाद संविधान बन गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बापू को मानते थे, उनकी अवधारणा का पालन करते थे, और बापू की अवधारणा थी कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना हो। तो ग्रामीण स्वराज की स्थापना के लिए क्या किया जाए? ग्रामीण स्वराज की स्थापना के लिए अमेरिका में 2 कार्यक्रम चल रहे थे। राष्ट्रीय, हिंदी में बता रहा हूँ उस कार्यक्रम का नाम मैं आपको, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम। तो 2 अक्टूबर, मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, आप देखना, फोकस रखना इधर। 2 अक्टूबर 1952 एक कार्यक्रम चलाया गया गांधी जयंती पर, जिसे आज आप नॉन वायलेंस डे या अहिंसा दिवस या स्वच्छता दिवस के नाम से जानते हो। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। नाम क्या है? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सभी लोगों के लिए चलाया गया एक विकास कार्यक्रम, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। 2 अक्टूबर 1952 को चलाया। और इस राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की अवधारणा कहाँ से ली थी? तो इस राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की अवधारणा ली थी आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फेल हो गया। अब क्यों फेल हुआ? नाम क्या था? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सामान्य लोगों के लिए, सामुदायिक, हर समुदाय के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। अगर वो हर समुदाय तक पहुंचे ही नहीं तो कैंसल। इसी के बाद में 1 साल के बाद अगर अपन देखें तो 1 साल के बाद 2 अक्टूबर 1953 राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम या राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम को चलाया गया, जो भी क्या हो गया? फेल हो गया। कारण दोनों का सेम था, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 फेल। 2 अक्टूबर 1953 राष्ट्रीय विस्तार या प्रसारण कार्यक्रम फेल, बिकॉज ये आम लोगों तक नहीं पहुंचा। ये बात कब की थी दोस्तों? 1953 की। 1953 की ये बात थी। 1953 में क्या हुआ? फेल। 1956 में फिर एक कमेटी गठन हुआ, और उस कमेटी का नाम क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी। दोस्तों अभी आपको जो चीज़ें बताई है, अब आराम से थोड़ा वीडियो को धीरे धीरे देखें और आप नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ में इसको भी लेके आऊँगा, और आने वाला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं बलवंत राय मेहता कमेटी। जय हिंद, जय भारत।